हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक की। ये क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक आपको दो पार्ट में मैं बताऊंगा। पार्ट वन में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसके बेसिस पर बैंक्स जो है वो क्रेडिट क्रिएट करती हैं, और पार्ट टू में हम लोग ये देखेंगे कि जो क्रेडिट क्रिएशन है उसकी प्रोसेस क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो सेंट्रल बैंक है, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी थ्रू सर्कुलेशन ऑफ करेंसी। सो विच इज द सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक जो भारत का है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ये भारत का केंद्रीय बैंक है जो कि मनी सप्लाई को पहुंचाता है। द रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स आर सेकेंडरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। और जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनके जो रिजर्व्स होते हैं और जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये इंश्योर करता है कि जो करेंसी है वो इकोनॉमी में वो करेंसी अवेलेबल हो, जिससे कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये एक्टिविटीज जो है वो होती रहें। However, for this purpose, the central bank needs to depend upon the reserve of the commercial banks. कॉमर्शियल बैंक के जो रिजर्व्स होते हैं उन रिजर्व पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, वो कॉमर्शियल बैंक के रिजर्व पर डिपेंड रहता है। और ये जो रिजर्व होते हैं, ये जो रिजर्व हैं कॉमर्शियल बैंक के, ये कॉमर्शियल बैंक के रिजर्व जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ सप्लाई होते हैं मुद्रा के लिए, मनी के लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ सप्लाई कौन से हैं? केंद्रीय बैंक के अलावा जो जो आपके कॉमर्शियल बैंक्स हैं, उन कॉमर्शियल बैंक के जो रिजर्व्स हैं। रिजर्व बैंक क्या करते हैं? पैसा देते हैं उधार। जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग पैसा उधार लेने के लिए आते हैं, उनको पैसा उधार देते हैं, और साथ ही साथ उनकी जो पैसे हैं, उनकी जो डिपॉजिट्स हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई का बेसिक सोर्स है। जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, और कॉमर्शियल बैंक जो है वो क्या काम करते हैं? वो लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और लोगों को लोन देते हैं। और जो जमाएं कॉमर्शियल बैंक्स में होती हैं वो कॉमर्शियल बैंक उस पूरे पैसे को लोन देने के लिए उपयोग नहीं करता है। जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उन सभी कॉमर्शियल बैंक्स को कुछ ना कुछ पैसा अपने पास रिजर्व के रूप में और सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, ताकि उनकी जो ज़रूरतें हों उनको पूरा किया जा सके। एंड आफ्टर कीपिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द रिजर्व, कॉमर्शियल बैंक कैन लेंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट। जो पैसे लोगों ने जमा किए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो निर्धारित जो रेट होता है, जो परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज का अमाउंट रखने के बाद बाकी जो पैसा बचता है वो पैसा किसी को कॉमर्शियल बैंक लोन के रूप में दे सकता है। So before discussing the process of credit creation, we should know that what are the components associated with the credit creation. Credit creation की प्रोसेस जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसके साथ कौन कौन सी प्रोसेस जो है वो रिलेट करती हैं, कौन कौन सी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व, कौन कौन से कंपोनेंट एसोसिएटेड हैं जिसकी वजह से क्रेडिट क्रिएशन का काम जो है वो कमर्शियल बैंक कर पाती हैं। सबसे पहले उसमें होता है इनिशियल डिपॉजिट्स या फ्रेश डिपॉजिट्स, then secondary deposits are derived deposits, and legal reserve ratios, and the last one is money multiplier.
नाउ हम लोग वन बाय वन ये जो 4 पॉइंट्स हैं हमारे, इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज इनिशियल डिपॉजिट्स? इफ वी टॉक अबाउट इनिशियल डिपॉजिट, तो इनिशियल डिपॉजिट क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट्स आर फ्रेश डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स विच आर मेड डिपॉजिटेड इन द बैंक फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार जो पैसा बैंक में जमा कराया जाता है वो पैसा इनिशियल डिपॉजिट कहलाता है या फ्रेश डिपॉजिट कहलाता है। लाइक अगर आपके पास सपोज करिए कि 10,000 रुपीज़ आपके पास हैं घर में, आप इसको ले जाते हैं बैंक में, इसको आप क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। जब आप इसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं, सो दिस इज़ द इनिशियल डिपॉजिट फॉर अ बैंक। ये किसी बैंक के लिए क्या है, ये इनिशियल डिपॉजिट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे secondary deposits. So what are secondary deposits? Secondary deposits is a bank deposit which consists of proceeds of loan credited to account of the depositor. Like आपने 10,000 रुपये किसी बैंक में जमा किए और बैंक ने किसी को 8,000 रुपये लोन दिए, तो ये जो 8,000 रुपये का बैंक ने लोन किया है, ये क्या होता है, उस पर्सन का अकाउंट बैंक में ओपन किया जाएगा और उसके अकाउंट में ये पैसे डिपॉजिट किए जाएंगे जो कि बैंक के लिए डिपॉजिट्स होंगे। सो दीज डिपॉजिट्स आर नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट्स। तो इन डिपॉजिट्स को हम क्या कहते हैं, ये डिपॉजिट्स हमारे लिए क्या होंगे, ये हमारे लिए सेकेंडरी डिपॉजिट्स होंगे। नेक्स्ट, लीगल रिजर्व रेशियो। What are legal reserve ratio? So legal reserve ratio refers to the minimum fraction of deposits, जमाओं का एक छोटा सा भाग, which the banks are mandate to keep as cash themselves। बैंक को अपनी टोटल जो डिपॉजिट्स हैं उसका एक सर्टेन पार्ट अपने पास कैश के रूप में रखना पड़ता है, कुछ आरबीआई के पास रखना पड़ता है। What it includes? It includes कैश रिजर्व रेशियो एंड इट इंक्लूड्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दो तरीके के रेशियोज होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो होता है, नगद तरलता अनुपात होता है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है जो कि सांविधिक तरलता अनुपात होता है। हम इनके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से रिजर्व रेशियोज हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? सिंपली कैश रिजर्व रेशियो इज अ स्पेसिफाइड minimum fraction of the total deposits of customers which commercial bank have to hold as reserve either in cash or a deposit with the central bank। तो ये कैश रिजर्व रेशियो है जो कि सभी बैंक्स को, सभी कॉमर्शियल बैंक्स को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश के रूप में रखना पड़ता है। ये अभी कैश रिजर्व रेशियो 3% है लगभग। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, आरबीआई जैसे जैसे इसको चाहती है इसको चेंज करती रहती है, और अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द टाइम जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है उस मॉनेटरी पॉलिसी में ये अक्सर करके रिवाइज होता है, और उससे पहले भी अगर ज़रूरत पड़ती है, मॉनेटरी पॉलिसी से पहले भी ज़रूरत पड़ती है तो आरबीआई उस रेट को चेंज कर सकता है। तो अभी हमारे पास अगर हम बात करें सीआरआर की तो ये 3% है अभी, मीन्स जुलाई 2020 में। सेकेंड है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। What is statutory liquidity ratio? In the case of SLR, banks are asked to have reserve of liquid assets which includes both cash and gold. So that is statutory liquidity ratio. ये भी एक सर्टेन परसेंटेज होता है जो कि अभी 18% है, नियरली 18% ये अभी है, ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारा, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज मनी मल्टीप्लायर। सो मनी मल्टीप्लायर क्या है? Money multiplier or deposit multiplier, it is also known as deposit multiplier. So it
मीजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स आर एबल टू क्रिएट, बैंक कितना पैसा क्रिएट कर पाएंगी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स विद एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप्स एज रिजर्व, जितना पैसा उनके पास रखा जा रहा है और उससे जो पैसा उनके पास जमा कराया जा रहा है उस पैसे से वो कितना क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, यानी कितना पैसा लोगों को वो बांट सकती हैं, कितना क्रेडिट बना करके वो लोगों तक पैसे को पहुंचा सकती है। ये काम जो है वो मनी मल्टीप्लायर के थ्रू किया जाता है। और मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, कैसे मनी मल्टीप्लायर काम करता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। सो मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है दैट इज 1 लीगल रिजर्व रेशियो। सो मनी मल्टीप्लायर मीन्स मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 लीगल रिजर्व रेशियो। लाइक अगर सपोज करिए कि लीगल रिजर्व रेशियो 20% है, ठीक है, सपोज करिए कि जो लीगल रिजर्व रेशियो है ये 20% है, और अगर किसी बैंक में 10,000 रुपये का डिपॉजिट किया जाता है तो 1/20%, 1/20% इज इक्वल्स टू 1/0.20 इक्वल्स टू 5। इसका मतलब जो भी पैसा इनिशियली किसी भी बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा उस पैसे का 5 टाइम्स, उस पैसे का कितना 5 टाइम्स क्रेडिट क्रिएशन बैंक जो है वो कर पाएगी। तो हम लोग इसको और आगे एग्जाम्पल में समझेंगे। सो रिलेशनशिप बिटवीन मनी मल्टीप्लायर एंड लीगल रिजर्व रेशियो इज इनवर्स, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब जितना ज़्यादा लीगल रिजर्व रेशियो का परसेंटेज होगा क्रेडिट क्रिएशन उतना ही कम होता जाएगा, और जितना कम लीगल रिजर्व रेशियो होगा उतना ही क्रेडिट क्रिएशन की जो पावर है, जो मनी मल्टीप्लायर की जो पावर है वो बढ़ती जाएगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप, ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपको बन सकता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मनी मल्टीप्लायर और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मनी मल्टीप्लायर एंड एलआरआर, या एलआरआर इज हायर देन व्हाट विल बी द मनी मल्टीप्लायर। तो एलआरआर और मनी मल्टीप्लायर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसी है, वो इनवर्स रिलेशनशिप है। सो ये हमने पहले जो पार्ट था हमारा प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन का, इसमें जो है जो पहला पार्ट है उसमें हम लोगों ने ये समझा है कि बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, उनको हमने अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो लीगल रिजर्व रेशियोज़ हैं उनको रखने के बाद, या लीगल रिजर्व रेशियो जो डिसाइड होता है उसको पैसा रखने के बाद भी कॉमर्शियल बैंक्स किस तरीके से क्रेडिट का क्रिएशन करते हैं। डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन की। इसके पहले पार्ट में हमने ये देखा कि जो क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई एंड द कॉमर्शियल बैंक जो कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई हैं, तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो किस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, किस तरीके से डिपॉजिट क्रिएशन करते हैं, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। और पहली वीडियो में हमने इससे एसोसिएटेड जो टर्म्स हैं जैसे लीगल रिजर्व रेशियो है, CRR है, SLR है, मनी मल्टीप्लायर है, इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। तो हम इसमें देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन क्या है। In the part 1 we already have studied about the components of credit creation by commercial banks, which are initial deposits or fresh deposits, secondary deposits or derived deposits, legal reserve ratio and money multiplier। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। अब हम देखेंगे कि जो कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं उस क्रेडिट क्रिएशन की क्या क्या एजम्पशंस हैं जिन पर बेस होकर के ये क्रेडिट क्रिएशन हो पाता है। सो पहला एजम्पशन ये है कि ऑल द डिपॉजिटर्स डू नॉट अप्रोच बैंक फॉर विड्रॉल ऑफ मनी एट द सेम टाइम। सारे जो कस्टमर हैं बैंक के, डिपॉजिटर्स जो हैं, वो एक ही समय पर बैंक में पैसा निकालने के लिए नहीं आते हैं। एंड ऑल्सो दे डू नॉट विड्रॉ द एंटायर अमाउंट इन वन गो, और वो अपना पैसा एक ही बार में सारा पैसा विड्रॉ नहीं करते हैं। और दूसरा ये है कि देयर इज ए कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट्स इनटू द बैंक, और एक तरफ जैसे पैसा जाता है तो दूसरी तरफ पैसा
वापस भी बैंक में डिपॉजिट होते हुए आता है। सपोज करिए हम अब इस प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जो लीगल रिजर्व रेशियो है वो 20% है और जो इनिशियल डिपॉजिट्स है वो 10,000 है। सो इनिशियल डिपॉजिट्स आर 10,000 एंड लीगल रिजर्व रेशियोज आर 20%। अब प्रोसेस में अगर हम जाते हैं तो हम सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि कोई पर्सन है, उसके पास 10,000 रुपये हैं एंड द पर्सन गोज टू द बैंक, और बैंक में वो क्या करता है, ये 10,000 रुपये वो डिपॉजिट कर देता है। जो पर्सन ए है, दैट पर्सन ए इज डिपॉजिटिंग ₹10,000 इन अ बैंक, और ये बैंक जो है वो प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ द बैंक कहलाएगा। जो पैसा बैंक में जमा हो रहा है ये प्राइमरी डिपॉजिट कहलाएगा। द कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक इज 20%, एज हम लोगों ने पहले से ही माना हुआ है। सो इन दिस केस बैंक ए वुड कीप ₹2,000 एज रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक एंड वुड यूज रिमेनिंग 8,000 फॉर द लेंडिंग पर्पज। तो बैंक ए क्या करेगी, जो बैंक ए में 10,000 रुपये किसी पर्सन ने जमा कराया था, वो बैंक ए क्या करेगी, 20% लीगल रिजर्व रेशियो है तो 2,000 रुपये अपने पास रखेगी, और 8,000 रुपये जो उसके पास 8,000 रुपीज़ बच रहे हैं वो क्या करेगी, फर्दर यूज कर सकती है आगे क्रेडिट देने के लिए या लेंडिंग करने के लिए। नाउ सपोज करिए कि जो बैंक है, बैंक लेंड्स ₹8,000 टू मिस्टर एक्स। बैंक जो है वो मिस्टर एक्स को 8,000 रुपये लेंड करती है बाई ओपनिंग एन अकाउंट इन हिज नेम। उसका जैसा आपको पता है कि बैंक में आप कभी लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको कैश नहीं देती है। हमेशा क्या होगा कि बैंक आपका एक अकाउंट अपने बैंक में ओपन करेगी और उसमें वो पैसा आपको दे देगी और आपको एक चेकबुक दे देगी कि अब आप पैसा जो है जो चाहें वो निकाल सकते हैं। इसमें से जो पैसा आपको विड्रा करना है आप विड्रा कर सकते हैं, किसी को भुगतान करना है भुगतान कर सकते हैं। तो जो 8,000 रुपये जो बैंक के पास थे वो बैंक ने क्या किया, मिस्टर एक्स को लोन दे दिया, known as demand deposits account. However, this is not actually paid out मिस्टर एक्स। जो मैंने आपको बताया कि मिस्टर एक्स को एक्चुअल पेड नहीं किया गया बल्कि बैंक में अकाउंट खोल के मिस्टर एक्स को दे दिया गया, और बैंक हैज़ इश्यूड अ चेकबुक टू मिस्टर एक्स, और बैंक ने एक चेकबुक मिस्टर एक्स को दे दी कि आप ये पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए कि मिस्टर एक्स ने क्या किया कि एक चेक लिखा 8,000 रुपये का मिस्टर वाई के नाम से। मिस्टर वाई को सपोज करिए कि एक्स को पैसे पे करने थे, उधारी देनी थी, अदा करनी थी, लोन जो है चुकाना था। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया कि वाई के नाम पर एक चेक काट दिया 8,000 रुपये का, जो 8,000 रुपये उनके अकाउंट में जमा थे। अब क्या होगा कि मिस्टर वाई जो है जो बैंक बी के कस्टमर हैं, मिस्टर एक्स कहाँ थे, बैंक ए में, मिस्टर वाई कहाँ है, बैंक बी में, बैंक बी के कस्टमर हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ बैंक ए और बैंक बी इसलिए आ रहा है क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, हम ब्रॉड लेवल पे एज अ होल पढ़ रहे हैं, इसलिए डिफरेंट बैंक्स मिला करके कितना क्रेडिट क्रिएट करती हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बैंक बी जो है इनके पास भी 20% LRR है, तो इन्होंने क्या किया, उस 8,000 रुपये जो उनके पास आए, जैसे मिस्टर वाई ने क्या किया, बैंक बी में चेक लगाया, चेक क्लियर होकर के यहाँ आया, जो कि हमने क्लियरेंस हाउस फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो चेक क्लियर होकर के यहाँ पर आ गया। अब मिस्टर वाई के अकाउंट में 8,000 रुपये हैं जो कि बैंक बी के लिए एक डिपॉजिट क्रिएट होता है, और बैंक बी क्या करेगी, उसमें से 1,600 रुपये जो है वो रोक लेगी, 20% LRR जो है, और बाकी का जो पैसा 64,000 रुपीज़ जो है, जो 6,400 रुपीज़ है, डेट वुड बी यूज्ड फॉर द लेंडिंग पर्पज बाय बैंक बी उसको यूज कर सकती है। अब फिर क्या होगा अगले स्टेप में, फिर क्या किया कि दिस प्रोसेस, जो ये प्रोसेस है, ऐसे ही बैंक भी क्या करेगी, मिस्टर वाई के अकाउंट में जो पैसा है, मान ली मिस्टर वाई ने किसी को जो है वो जो है वो चेक काट दिया, किसी जो है जो 6,400 रुपीज़ है, मान लिया बैंक बी ने जो है वो किसी मिस्टर जेड को जो है वो लोन दे दिया, मिस्टर जेड ने वो पैसा मिस्टर बी को जो है या मिस्टर डी को वो पैसा अकाउंट उनके लोन चुकाने के लिए वो पैसा उनको दे दिया, और वो पैसा बैंक सी में जा कर के जमा होता है। तो अब बैंक सी जो है, जो बैंक सी है, इस बैंक सी के पास कितना पहुंच गया, 6,400 रुपीज़ पहुंच गया। अब बैंक बी 64,000 रुपीज़ का जो है, जो 1,280 जो कि 20% LRR है, ये रोकेगी, और रेस्ट जो अमाउंट बनेगा 5,120, ये पैसा बैंक सी जो है वो किसी और को लोन दे सकती है। सो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू
डिपॉजिट और क्रेडिट का जो प्रोसेस है दैट कंटिन्यूज टिल द रिजर्व विद कॉमर्शियल बैंक रिड्यूस टू जीरो, यानी ये पैसा ऐसे घटता जाएगा और एट लास्ट एक सिचुएशन आ जाएगी जहां पर ये पैसा जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको एक टेबल के माध्यम से भी हमने समझाने की कोशिश की है। लाइक इनिशियल डिपॉजिट कितना है, यहाँ पर इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 10,000 का है और 10,000 इनिशियल डिपॉजिट में से 8,000 जो है वो लोन दिया जा रहा है, 2,000 जो है वो रिजर्व लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट राउंड में ये जो लोन्स था, ये लोन क्या हुआ, फिर से डिपॉजिट क्रिएट किया, इसमें से जो लोन है जो रिजर्व है 1600 का वो रोक लिया गया, 6400 जो है वो लोन दे दिया गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है वो क्या हो रहा है, फिर 6400 जो यहाँ पर लोन था रोका गया था, ये लोन दे दिया गया, ये डिपॉजिट का काम करेगा। इसमें से 20% यहाँ रोका गया, देन अगेन 5120 जो है लोन दे दिया गया। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी और ये प्रोसेस चलते हुए एक सिचुएशन ये आएगी कि जब जो है ये पूरा जो है जो ये जीरो हो जाएगा और रिजर्व जीरो होने के बाद नेक्स्ट जो टोटल क्रेडिट क्रिएशन होगा वो डिपॉजिट का ये 50,000 रुपये का होगा, जिसमें से 10,000 रुपये वो लीगल रिजर्व रेशियो होंगे और 40,000 रुपीज़ का जो है वो लोन्स होगा। कैसे इसको करेंगे इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये क्रेडिट क्रिएशन होता है, किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। हमने ये देख लिया कि जो 10,000 रुपये जो जमा किए गए थे वो 10,000 रुपये जो है वो 50,000 रुपये के बराबर क्रेडिट क्रिएट करते हैं। 5 टाइम्स मीन्स द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। जैसे हमने डिस्कस किया था कि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मनी क्रिएशन है इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR है, 1/LRR इंटू क्या है, मनी मल्टीप्लायर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रेडिट क्रिएशन है, जो मनी क्रिएशन है, वो इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर है। दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/LRR और इनिशियल डिपॉजिट, और ये जो 1/LRR है ये इक्वल होता है मनी मल्टीप्लायर के। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो पहले हम मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे टोटल क्रेडिट क्रिएशन को। नाउ क्या होगा कि जो मनी मल्टीप्लायर जो है वो मनी मल्टीप्लायर कितना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/20/100 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 5। और मनी क्रिएशन कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा इनिशियल डिपॉजिट 10,000 इंटू मनी मल्टीप्लायर 5 इक्वल्स टू 50,000। सो दिस 50,000 विल बी द टोटल क्रेडिट क्रिएशन। अब अगर आपको एक बात मैंने जो और बताई कि ये जो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है मनी मल्टीप्लायर और लीगल रिजर्व रेशियो के बीच में, ऐसे ही लीगल रिजर्व रेशियो और क्रेडिट क्रिएशन के बीच में भी इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर क्रेडिट क्रिएशन लोअर होता है, लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो हाई होगा। अगर क्रेडिट क्रिएशन हाई होता है तो इसका मतलब लीगल रिजर्व रेशियो लो होगा, जबकि ये डिपेंड करता है लीगल रिजर्व रेशियो पर। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर LRR हाई है तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा और LRR कम है तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से देख ले रहे हैं, जहाँ पर हमने क्या किया है कि जो लीगल रिजर्व रेशियो है उसकी वैल्यू को हमने केवल 10% लिया है यहाँ पर। और इस 10% वैल्यू से आप देखेंगे कि जो टोटल जो मनी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो 10 हो गई 5 से बढ़ करके। और उसी तरीके से अगर आप क्रेडिट क्रिएशन देखेंगे तो ये क्रेडिट क्रिएशन में बढ़ करके 10,000 हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस क्या है, बैंक लीगल रिजर्व रेशियो को रोकते हुए बाकी पैसा किसी को उधार देती है, वो पैसा फिर बैंक में जमा होता है और वो बैंक के लिए फिर डिपॉजिट क्रिएट करता है, फिर उसका लीगल रिजर्व रेशियो रोका जाता है और फिर बाकी अमाउंट करते हैं। और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है और टिल एंड ये लीगल रिजर्व रेशियो पर डिपेंड करती है कि बैंक का क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा। इफ़ द लीगल रिजर्व रेशियो इज़ लेस, अगर वो कम है तो क्रेडिट क्रिएशन हाई होगा। लाइक हमने देखा कि लीगल रेशियो 10% है तो उसी इनिशियल डिपॉजिट पर क्रेडिट क्रिएशन 1 लाख का हो रहा है। और अगर लीगल रिजर्व रेशियो 20% है तो उसी इनिशियल डिपॉजिट पर लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो जो क्रेडिट क्रिएशन था वो 50,000 का था। तो इस तरीके से हम क्रेडिट क्रिएशन को यहाँ पर टोटल एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।